नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। लोकतंत्र के महाकुंभ के लिए राजस्थान की 13 सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है और उन 13 सीटों में उदयपुर सीट भी शामिल है। भाजपा ने इस सीट पर मन्नालाल रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी और उदयपुर के ही कलेक्टर रहे ताराचंद मीणा कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बड़ी बात यह कि बाप 20 सीट से चुनावी मैदान में है। बाप ने प्रकाश चंद बुझ को अपना प्रत्याशी बनाया। कुल 8 प्रत्याशी सीट से ताल ठोक रहे हैं। लिहाजा पंचतंत्र में आज बात करेंगे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण को लेकर। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अरुण टांग जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और साथ में हमारे सहयोगी रवि मल्होत्रा भी जुड़ चुके हैं उदयपुर से। कुछ देर में हमारे साथ में बंसीलाल खटीक, जो कि बीजेपी के नेता है, वो भी जुड़ेंगे, और डॉक्टर कुंजन आचार्य, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ में कुछ देर में इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा रवि, यदि उदयपुर की लोकसभा सीट को समझा जाए तो कुल मिलाकर अभी इसके सियासी समीकरण क्या है और मुद्दे क्या हैं? आप क्या मानते हैं कि क्या मुद्दे लोकसभा चुनावों को लेकर हैं उदयपुर सीट पर? देखिए दीपक, मुद्दे जिस तरीके से अगर हम लोकसभा सीट की यहाँ पर बात करें तो पहली बात ये कि उदयपुर सीट से ज्यादा इस वक्त जो है जो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो सीट है वो एक तरीके से जो है हॉट सीट यहाँ पर बन चुकी है। क्योंकि बड़ी बात है कि जिस तरीके से दोनों जो कैंडिडेट जाए, मन्नालाल रावत की हम बात करें या इधर हम ताराचंद मीणा की बात करें, क्योंकि दोनों ट्राइबल है और क्योंकि सेठ जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर उदयपुर लोकसभा की, तो ऐसे में आदिवासियों के जो मुद्दे है उस पर तो बात हो रही है, लेकिन शहर विकास के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर जो है बात यहाँ पर नहीं हो पा रही। जबकि बड़ी बात है कि उदयपुर लोकसभा सीट है यहाँ पर, क्योंकि अगर लोकसभा सीट की हम बात करें, सांसद यहाँ से चुने जाने हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो है 26 को जो है यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। तो सिर्फ जो ये पूरा चुनाव है जहां पर 3 पार्टियों के बीच में फंसा हुआ जो है ये चुनाव लग रहा है। यहाँ पर पहली पार्टी इसमें बीजेपी, उसके बाद में कांग्रेस, उसके बाद में बीएपी जो बाप पार्टी के नाम से जो है यहाँ कहीं ना कहीं जो है ट्राइबल एरिया के अंदर काफी अपना वर्चस्व रखती है। ऐसे में आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, आदिवासी जो नेता है या उनके बयान हैं, उन पर जो है पूरा जो ये चुनाव है वो यहाँ पर टिका हुआ है। आज अगर हम धरातल की स्थिति की बात करें तो उदयपुर शहर में या उदयपुर की जो लोकसभा सीटों से जुड़े हुए जो मुद्दे, जो खास जो रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो हम बात करें अपराध से जुड़ी हुई बातों की हम बात करें, चाहे हम शहर के विकास की हम बात करें, या उसमें डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, या दूसरी और चीजों की अगर हम बात करें, फिलहाल उस तरह के किसी भी तरह के मुद्दे को लेकर अभी भी किसी कैंडिडेट नहीं किया। ये बात जरूर है, जिसने कुछ समय पहले जो है यहाँ पर ताराचंद मीणा जो पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो है अपनी जिस तरीके से मुद्दे हैं उन्होंने अपने मुद्दे यहाँ पर गिनाए हैं। उसके अलावा जो है मन्नालाल रावत, उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन ये मुद्दे सिर्फ पत्रकारों को या पत्रकार वार्ता में बताने तक ही सीमित रह जाते हैं। उसके बाद जब इनके जनसंपर्क होते हैं या उसके बाद जब जो चीजें सामने आती है तो सिर्फ बयानबाजी कि इसने इसके लिए ये कहा है, आदिवासी समाज को ये कहा गया है, या ये बाहरी है या यहाँ से है, इसके अलावा बाप पार्टी से क्या कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, या क्या चीजें हैं, किसने पार्टी छोड़ दी, किसने कौन पार्टी में सम्मिलित हो गया, सिर्फ कुल मिलाकर इस तरह की जो बातें वो यहाँ पर हो रही। लेकिन अगर वाकई में बात की जाए जो खास मुद्दे, क्योंकि शहर विकास की बहुत बड़ी जरूरत यहाँ पर देखी जाती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टियों के जो सिरमौर जो नेता है जो इस वक्त जो मैदान में यहाँ पर है, तो फिलहाल वो अपनी अपनी जो बयानबाजी उसी में उलझे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर कुंजन आचार्य जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय, उनका तारुफ आपसे करवा दूं कि आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हुए हैं, लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की है और साथ में अब आप शिक्षाविद भी हैं। बहुत स्वागत है कुंजन आचार्य जी आपका समाचार प्रेस में। सर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर मैं सबसे पहले सर आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि रवि और आपसे मैं बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा कि मुद्दे आखिर क्या है और सियासी समीकरण क्या है, क्योंकि आपने उदयपुर को लंबे वक्त से बहुत करीब से देखा है, इस झीलों के शहर को, और न केवल झीलों के शहर को बल्कि उसके आसपास का क्षेत्र जो कि इस लोकसभा क्षेत्र में आता है। सर आप क्या समझते हैं, क्या मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में काफी हावी हैं उदयपुर के अंदर? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव मुद्दा विहीन चुनाव है। कहीं कोई किसी परिदृश्य पर बड़े मुद्दे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, न स्थानीय मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं। जहां तक उदयपुर शहर की बात है, उदयपुर शहर के जो तमाम मुद्दे वो थे जो अंतिम दौर तक आते आते नई सरकार बनने के साथ में पूरे भी हो गए। अंतिम मुद्दा ये था कि देवास का पानी उदयपुर लाना है, उदयपुर की प्यास बुझानी है। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र लाल शर्मा ने इसका भी शिलान्यास कर दिया, तो जो आखिरी मुद्दा था वो भी पूरा हो गया। लेकिन देखा जाए तो स्मार्ट सिटी बनी है, स्मार्ट सिटी के काम अभी अधूरे हैं। आयड को हम लोग हमेशा सरसब्ज देखना चाहते थे, वो अभी भी काम पूरा नहीं हो पाया है, लगातार काम चल रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, मुझे लगता है बड़ी पंचायत के मुद्दे नहीं है। अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि पिछले 1 महीने में कहीं पर भी स्थानीय मुद्दों की कहीं कोई हल्ला गुल्ला, कोई शोर शराबा नहीं सुनाई पड़ा।
जो समय पड़ा वो ये था कि हमें एक मजबूत राष्ट्र चाहिए, हमें राम मंदिर मिला है, 370 हट गई है। तो बड़े मुद्दों की आवाज बड़े लेवल पर सुनाई पड़ी है। स्थानीय स्तर पर जो कुछ भी मुद्दे दिखाई पड़ते थे वो कई मुद्दे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी एक ही मुद्दा है और वो ये है कि राष्ट्र को मजबूत बनाना है और मुद्रास्फीति जो स्थिर है और उसको आर्थिक ताकत बनाना है। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के लोग भी वही बात कर रहे हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग भी यही बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सर माना ये जाए कि ठीक है, जो आपके क्षेत्रीय मुद्दे हैं उदयपुर के वो तो गौण हो चुके हैं और बड़े मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं या जो भावनात्मक मुद्दे हैं वही काम करेंगे इन चुनाव में उदयपुर सीट पर भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए पिछले दिनों चुनाव चर्चा के दौरान ये विषय उभर के आया था कि टिकटें किस तरह से बांटी गई, किसकी काटी गई, किसकी जोड़ी गई। मुझे लगता है कि 25 की 25 सीटों पर कहीं पर भी कोई व्यक्तिगत व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। क्योंकि लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कभी किसी व्यक्ति के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा है, वो एक राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि किसी एक व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को ये अंतर्ज्ञान हुआ है, कहीं ना कहीं हमें अपने प्रत्याशी को मजबूत बनाएंगे तभी नरेंद्र मोदी मजबूत बन पाएगा। तो स्थानीय मुद्दे तो गौण हो ही जाने हैं। जब राष्ट्र का मुद्दा हावी होता है तो स्थानीय मुद्दे अंततः गौण हो ही जाते हैं। तो अभी मूल तौर पर ये देखा जाए तो कहीं पर भी प्रचार प्रसार नहीं है, प्रचार प्रसार गायब है। क्योंकि जो प्रचार प्रसार दिख रहा है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिजिटल मीडिया पर दिख रहा है, कहीं पर कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। हाँ, हालांकि बड़े नेताओं के रोड शो हुए हैं, कुछ नेता आए, उनकी सभाएं भी हुई है, लेकिन जो कुछ भी प्रचार प्रसार दिखाई पड़ रहा है सब सोशल मीडिया पे। मतलब तो मुझे लगता है ये मतलब भी सर एक आपने सर इतने लंबे वक्त तक चुनाव देखे, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जो माहौल दिखता था या अमूमन लोकसभा के चुनाव में जो माहौल या जो फिजा दिखती थी वो इस बार फिजा बदली सी है। 12 लोकसभा सीटों पर हमने भी ये देखा, तो क्या 13 बाकी बची हुई सीटें हैं राजस्थान की, उन पर भी कुछ ऐसी नजारा देखने को मिलेगा आपको ये लगता है? मतलब चुनाव फीका और ठंडा टाइप का सा है। हाँ, देखिए विधानसभा चुनाव तो फिर भी थोड़ा माइक्रो लेवल पे होता है। वहां ऐसे 8 विधानसभा क्षेत्र मिलकर एक लोकसभा चुनाव होता है। तो ऐसे में वहां तो हल्ला गुल्ला होता है, शोर शराबा भी होता है, प्रचार प्रसार भी होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखिए उदयपुर सीट की अगर बात करेंगे तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 जिले हैं, वो इतना बड़ा क्षेत्र है कि आखिरी मतदाता तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। कई मतदाता तो ऐसे भी होंगे जिनको ये भी पता नहीं होगा कि ताराचंद मीणा कौन है और मन्नालाल रावत कौन है। तो ऐसे में लोगों को कन्विंस करना, लोगों तक बात पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। आदिवासी क्षेत्र में हर व्यक्ति वो नहीं जो इंस्टाग्राम चलाता हो, हर व्यक्ति वो नहीं जो फेसबुक चलाता हो, उन्हें तो वही पता है कि कौन कैंडिडेट खड़ा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे दौर में लोकसभा चुनाव में सिर्फ पार्टी हावी रहती है या चेहरा हावी होता है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है सर। अरुण टांग जी, कांग्रेस पार्टी ताराचंद मीणा को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। अब उनके किस्मत का फैसला जनता क्या करेगी तो 4 तारीख को पता लगेगा, 4 जून को परसों ईवीएम में कैद हो जाएगी किस्मत। लेकिन आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी, मैं मुद्दों पर ही बात करूंगा, आपसे भी सवाल पहले कि मुद्दे आखिर क्या मानते हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी मतदाता तक पहुंच रही है, उदयपुर के मतदाता तक पहुंच रही है कि हाँ हम यदि आते हैं, हमारा सांसद बनता है, ताराचंद मीणा सांसद बनते हैं यदि, तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। क्या मुद्दे आप मोटे तौर पर मानते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, नमस्कार। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। आपने हमें आपके इस मंच के माध्यम से जनता से रूबरू कराया। कांग्रेस पार्टी सदैव सामूहिक सबका विकास चाहती है। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने भी बोला है कि मुद्दा एक तो स्थानीय जो आपका प्रत्याशी है उसकी पहचान और राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय पहचान के व्यक्ति का चेहरा, ये इस मताधिकार में उपयोग करने वाले मतदाता का विशेष ध्यान आकर्षित करेगी। चूंकि हमारे प्रत्याशी ताराचंद जी मीणा 2 सालों से यहाँ पर जिला कलेक्टर रहे हैं। उन्होंने कोटरा मिशन और जनजाति क्षेत्र में बहुत काम किया है। उदयपुर में 6 विधानसभा जनजाति क्षेत्र से जुड़ी हुई है। मैक्सिमम 8 विधानसभाओं पर जनजाति ही जो मतदाता है वही निर्णायक भूमिका में रहेंगे। जैसे कि आदिवासी ज मतलब कि जंगल, जल, जंगल, जमीन, ठीक है। इन 3 पर आधारित है इनका जीवन। और उसी मिशन को लेकर ताराचंद जी ने कई वर्षों तक उदयपुर, मेवाड़ और वागड़ की धरा पर काम किया है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे हाईकोर्ट बेंच, पासपोर्ट ऑफिस, युवाओं का बेहतर शिक्षा देकर पलायन को रोकना, जो ग्रामीण अंचल में जनजाति क्षेत्र में महिलाएं और हमारे युवा
जो वुमेन ट्रैफिकिंग और ये इससे पलायन जो मजदूरी में चले जाते हैं बाहर, जनजातीय क्षेत्र में उद्योग को विकसित, चाहे वह लघु उद्योग हो, घरेलू उद्योग हो, उनका विकास करना, 20 किलोमीटर में मंडियों का विकास करना और जंगल से उपज जो है उन पे आधारित उद्योगों को उपयोग और उनका उद्योग विकसित करना, ऐसे कई मुद्दे हैं जो आदिवासी जीवन को उनका जो अभी स्तर है, ऐसे कई अंचल में ऐसी कई जगह हैं जहां सूर्य की किरण नहीं है, वहां उनका मोबिलाइजेशन, उनका आईटी सेक्टर से जोड़ना, मतलब मोबाइल से, और आज के परिवेश में जो अपन बोलते हैं अरुण जी, अरुण जी मेरा एक सवाल है सर। अरुण जी, आपने जो तमाम मुद्दे गिनाए, जनजातीय समाज का मुद्दा, जनजातीय समाज के विकास का मुद्दा, सर ये तमाम मुद्दे तो राज्य सरकार से जुड़े हुए होते होंगे, राज्य सरकार इस पर काम कर सकती है। नहीं, तो आपको लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दे ज्यादा, मतलब जनता इन पर ज्यादा गौर नहीं कर पाएगी? अंतरराष्ट्रीय जो हमारा एयरपोर्ट है उसपे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हम जब हमारे सांसद जी बनेंगे और उनके माध्यम से जब वो प्रतिनिधित्व उदयपुर क्षेत्र का करेंगे तो उनकी प्राथमिकता जो रहेगी उसमें युवाओं को बेहतर रोजगार की भूमिका जो हमारे आदिवासी अंचल से क्या रह सकता है, और इसको आईटी हब बनाना कोटा की तर्ज पर, यहाँ पर शिक्षा, बेहतर शिक्षा, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो बहुत है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो बहुत है अरुण जी यहाँ पर, और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भी बहुत सारे छात्र छात्राएं वहां पर आते हैं उदयपुर। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ सर, है फिर भी लोग अहमदाबाद की तरफ जाते हैं, बेहतर उसके लिए बंबई जाते हैं। हम नहीं चाहते, देश विदेश जहां से भी जुड़े हुए लोग हैं, जैसे बाहर यूरोप में महंगा है इलाज, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर 7 हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वो बड़े हैं और यहाँ हब बने हैं और यहाँ के लोग बेहतर शिक्षा और अर्जन कर अच्छी नौकरियां पाए। यही तो मुद्दे हमने जब राष्ट्रीय मुद्दे हमने हमारे घोषणा पत्र में जो दिए हैं, चाहे वो युवा न्याय हो, नारी न्याय हो, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, राष्ट्रीय स्तर का मामला, मैं उदयपुर की चर्चा कर रहा था। ठीक है, मेरे साथ में डॉक्टर कुंजन आचार्य जी लगातार जुड़े हुए हैं, मैं एक बार वापस सुनकर करूंगा। कुंजन आचार्य जी, जो बात अरुण टाक जी यहाँ पर कर रहे थे, ये मुद्दे चाहे वो जनजातीय समाज का मुद्दा हो, चाहे से यहाँ पर हब डेवलप करना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, टूरिज्म के क्षेत्र में हो, ये तमाम चीज़ें तो राज्य सरकार के एक तरीके से अधीन आती है, राज्य सरकार पर ज़्यादा दारोमदार इन सब चीज़ों का होता है। तो आपको लगता है कि ये जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर उठा रहे हैं, वो उसका फायदा बीजेपी यहाँ पर ज़्यादा लेती हुई नजर आएगी? और दूसरा एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगा, क्या कांग्रेस पार्टी के पास में खुद की कार्यकर्ताओं की या खुद के नेताओं की फौज कम थी कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को, जो यहाँ पर कलेक्टर रहे, उनको आपको अपना प्रत्याशी बनाना पड़ा? और ये क्या कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो होता है उसका मनोबल तो टूटता है। ये हर पार्टी में रहा है। हरीश मीणा को आपने दौसा से टिकट दिया था बीजेपी ने उस दौर में, आपको कांग्रेस में, ये अलग बात है। देखिए, टिकट वितरण का जहां तक सवाल है, हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, अपना एक विजन होता है, और उसी हिसाब से टिकटों का वितरण भी होता है। और इसमें उनका अपना गणित होता है, जोड़ बाकी भी होती है कि कौन कैंडिडेट कितना मजबूत होगा, कितना हल्का होगा, कितना प्रभावी रहेगा। उदयपुर संसदीय क्षेत्र पे 2 टिकट जो दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पूर्व ब्यूरोक्रेट है। मन्नालाल रावत आरटीओ कमिश्नर रहे हैं और तालचंद मीणा रिटायर्ड कलेक्टर रहे हैं। ऐसे में यूं देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, यूं कह सकते हैं हम लोग। और चुनाव आते आते जब चुनाव शुरू होता है तब तो आयाराम गयाराम का दौर शुरू हो जाता है। आप देखिए कितने लोग बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, कितने लोग कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये जो संस्कृति है चुनाव से ठीक पहले पार्टी परिवर्तन की, ऐसे में कुछ लोग परिवर्तन करके टिकट भी हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग बड़ी पद भी पा लेते हैं। ऐसे में आपने जो सवाल किया कि जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं हीन महसूस करता है कि हमें वो लाभ नहीं मिल पाया जो अचानक से पैराशूट से जो आया है उसको मिल गया है। खैर, ये एक पार्टी का अंदरूनी मामला होता है और हर पार्टी चाहती है कि उसके साथ वे तमाम लोग हो जो विरोध में भी हो। लेकिन ऐसे में मजबूत कार्यकर्ता तब होते हैं जब एक जमीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर झाजम बिछाने वाला जो कार्यकर्ता होता है, जो वर्षों से उसके साथ होता है, वो अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि उस पार्टी की भी अपने आप में एक उपलब्धि होती है। जहां तक आपने ये सवाल पूछा कि आदिवासी जनजाति क्षेत्र में जो अभी कांग्रेस के अरुण टाक जी ने बोला, प्रवक्ता बता रहे हैं, अरुण जी बता रहे हैं, देखिए उदयपुर संसदीय सीट पर 51% जनजाति के वोट हैं। तो मुझे लगता है कि जनजाति के वोट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं
पिछले 10 सालों से आप देखेंगे तो 4 लाख से अधिक मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीते। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मजबूरी है कि जनजाति के वोटों को किस तरह से लुभाया जाए या आकर्षित किया जाए। इसके अलावा 20% जो वोट हैं वो सामान्य वर्ग के हैं, वो तो हमेशा बीजेपी की रही है। जो बचे ओबीसी के वोट हैं उनके लिए दोनों पार्टी को बहुत मजबूती से कमर कसनी होगी। जहां तक सवाल है जनजाति की सीटों का, तो आप देखेंगे दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ये दोनों ही सीटें एसटी की सीट रिजर्व सीटें। लेकिन बांसवाड़ा में जो हुआ है, जैसा अभी रवि ने बताया, बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई। कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। कांग्रेस ने कहा कि भाई हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, और कांग्रेस के कैंडिडेट ने कहा मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं। इधर बीजेपी कह रही है हमें समर्थन नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ी स्थिति बन जाती है कभी कभी। हालांकि जरूरी नहीं कि कांग्रेस के साथ बनी है, कभी एक बार बीजेपी के पास साथ भी बन गई थी करीब 25 साल पहले के चुनाव में देखें तो हो सकता है। लेकिन ऐसे में मतदाताओं तक, जो हमें अंतिम मतदाता तक किसी पार्टी का जो मैसेज पहुंचाना होता है वो पहुंचाने में मुश्किल हो जाती है। जनजाति का समाज थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है, उन तक साक्षरता की दर भी नहीं पहुंची है, उन तक समस्याएं सुलझाने वाली संसाधन भी नहीं पहुंचे। ऐसे में उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में जनजाति के जो वोट है वो निश्चित तौर पर इनके ध्रुवीकरण होगा। और बीजेपी ने जो सेंध लगाने की कोशिश की है, हो सकता है बटने की कोशिश भी हो, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि 4-4 लाख के मार्जिन से पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, उसका फायदा सिद्ध को मिलेगा। सर एक चीज और, चलिए आपने इतनी बात करी दी तो मैं ये पूछ रहा हूँ, एक तरफ तो बीजेपी मतलब माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी बीएपी से बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर गठबंधन करती है। अब उनके प्रत्याशी वापस अपना जो नामांकन है वो लेते नहीं, अरविंद डामोर, ये अलग बात है। लेकिन इस तरफ ये कैसा गठबंधन है कि यहाँ पर बीएपी अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के सामने पहले उतार देती है? किस तरीके का गठबंधन है सर ये? देखिए मैं वही कह रहा हूं, ये किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है फिर समझिए इसको। बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट खड़ा किया। मतलब मूल कैंडिडेट तो नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा, डमी कैंडिडेट का नामांकन स्वीकार हो गया। जब नामांकन स्वीकार हो गया और उस पर प्रेशर किया गया कि आप वापस नामांकन ले लीजिए, उसने मना कर दिया मैं नामांकन वापस नहीं लूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर बीएपी को समर्थन दे दिया था। अब ऐसी स्थिति बन गई कि कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, वो चुनाव लड़ रहा है, बीएपी कह रही है हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए। ऐसे में बीएपी तो कह रही है हमें समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस का जो कैंडिडेट मूल जो लड़ना था वो कह रहा है अभी कि हमने बीएपी को समर्थन दे दिया है, अभी कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं देना है। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं देना है। तो ये चुनाव में बहुत आज गोविंद डोटासरा भी जाकर आए सर, गोविंद डोटासरा भी जाकर आए, वो भी प्रचार में बीएपी के प्रत्याशी राजकुमार रौत के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं आज जी। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए जी आश्चर्य की बात ये है कि एक तो बांसवाड़ा सीट की तो बात दिखी रही है सामने, ये हमेशा कह सकते हैं कि राजनीतिक ह्यूमर है एक तरह का, कि आप वोटर को लुभा कैसे रहे हैं। क्योंकि एक आदमी कह रहा है कि मुझे वोट देना है, एक कह रहा है कि इन्हें वोट नहीं देना है, एक कह रहा है हमारा गठबंधन है। तो एक इस तरह खिचड़ी जैसा मामला हो जाता है। लेकिन ये बात तो चलो ठीक है, बांसवाड़ा सीट की हुई। मैं जाता हूँ जालोर सीट की तरफ। जालोर में अशोक गहलोत के पुत्र वैभव चुनाव लड़ रहे हैं। जहां कांग्रेस बांसवाड़ा में बीएपी को समर्थन कर रही है, वहां बीएपी कांग्रेस को समर्थन जालोर में नहीं कर रही है। कितनी आश्चर्यजनक बात है। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, वो जालोर में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं बाड़मेर में नहीं जाऊंगा प्रचार करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने मेरी पार्टी को डुबाया है। ऐसे में आप देखना है कि बहुत त्रिकोणीय मामला हो जाता है, कहीं पर छोटे हित हैं, कहीं पर बड़े हित हैं। तो ऐसे में जो तात्कालिक तौर पर राजनीतिक गठबंधन होते हैं, ये 26 तारीख से पहले बहुत हास्यास्पद स्थिति खड़ी करते हैं, और ये वोटर के लिए बहुत हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। ठीक है अरुण ठाकुर जी, एक मेरा सवाल था, मैं जो सवाल अभी कुंजन जी से कर रहा था, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के पास में या बीजेपी के पास में, क्योंकि बीजेपी के भी हमारे पास में गेस्ट बंसीलाल खटीक जी जुड़ने थे, वो कौन सी कोर कमेटी की मीटिंग में उलझे हुए हैं, अभी मुझे जानकारी जो मिल पाई है रवि के जरिए। लेकिन क्या पार्टियों के पास में खुद के निचले स्तर के कार्यकर्ता, आप जैसे कार्यकर्ता डिजर्व नहीं करते हैं क्या, जो जिनको टिकट दे दिया जाए, बाहर से लाए हुए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कुछ दिन पहले रिटायर होते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है? और क्या कांग्रेस पार्टी ताराचंद मीणा के बहाने जो जनजाति के वोट है उसको साधने की कोशिश में, क्योंकि आपने कहा कि कलेक्टर रहते हुए बहुत सारा काम उन्होंने किया था, तो कलेक्टर रहते हुए जो काम किया उसको आप भुनाने की कोशिश में रहेंगे? देखिए ऐसा है, उदयपुर के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी आईएएस बनकर कलेक्टर आया। दूसरी बात, वो पारिवारिक तौर पर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। तीसरी बात कि जितने भी 8 विधानसभा के प्रत्याशी हैं, सभी ने मिलकर, चूंकि इनका 1 साल पहले जाडोल से टिकट भी निश्चित किया था, लेकिन उस समय इनको होल्ड पर रखकर एमपी चुनाव लड़ाना चाहते थे, इसलिए नेतृत्व ने ये पहले ही सभी को इंडिकेट कर दिया था, और सभी ने एक मत होकर मैं जो बता रहा हूं, किसी ने भी इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाई,
सभी ने एक पत्र पर साइन कर कर इनके पक्ष में इनको प्रत्याशी बनाने की अपील की, जिसे 20 दिसंबर को उन्होंने वीआरएस की घोषणा की। लेकिन भाजपा सरकार को डर था, इसलिए उन्होंने 3 माह तक उनका वीआरएस स्वीकार भी नहीं किया, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल इतना बड़ा व्यक्ति जब चुनाव लड़ेगा तो उनके एक अंदर से डर था, जो डर उसमें सामने आ गया और इतना लंबे अंतराल बाद उनका वीआरएस स्वीकार किया गया। जबकि मन्नालाल रावत जी जो यहाँ पर आरटीओ की भूमिका में थे और उन्होंने भी लंबे समय तक उदयपुर में भी सेवाएं दी और राजस्थान के कई कोने में सेवाएं दी। लेकिन यहाँ बात राष्ट्रीय मुद्दों पर है। राष्ट्रीय मुद्दे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। राष्ट्रीय मुद्दे जहां पर सभी को ऐसा लगता है कि हमें ठगा है। मोदी सरकार जी ने जो कहा फर्स्ट 10 साल पहले कि आपको 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। सर, ये राष्ट्रीय स्तर पर सर इसको लेकर तो कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रीय स्तर पर पीसी कर ही चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ता ठगावा महसूस नहीं करेगा क्या, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो? मैं तो कॉमन बिल्कुल नहीं ठगा हुआ। कोई भी कार्यकर्ता आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो मंच पे किसी तरह की बात कर रहा है, जो चले गए उनको भूल चुके हैं। सर कर तो इसलिए भी नहीं रहा होगा क्योंकि बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते होंगे, राजसमंद की स्थिति सामने है, दूसरे बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र उनकी स्थिति भी सामने है। खैर, मैं आखिरी कमेंट के लिए वो रवि के पास जाऊंगा। रवि, क्या वाकई में कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा? देखिए दीपक, बहुत छोटी सी बात है जिसमें अपना कंक्लूजन में यहाँ पर रखना चाहूंगा कि जिस तरीके से गौरव वल्लभ उदयपुर में यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ का यही का हूँ, आप लोगों के आपनों गौरव का एक बहुत अच्छा नारा उन्होंने यहाँ पर दिया था। ट्रिलियन की भी उन्होंने बड़े सवाल यहाँ पर उठाए थे, उन्होंने काफी कुछ जो है यहाँ पे कैंडिडेट को लेकर भी चीजें उन्होंने उठाई थी। और जैसा इंटेलेक्चुअल की बात अभी अरुण जी टाक ने यहाँ पर की थी कि यहाँ पर इस वक्त जो है ताराचंद मीणा पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि गौरव वल्लभ भी इंटेलेक्चुअलिटी में कहीं किसी रूप में वो कम थे। लेकिन कुछ दिन पहले एक सवाल यहाँ पर उठा था कि अगर जो है यहाँ पर जो बड़ी बात यहाँ पर देखी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है, क्योंकि आला कमान जब उनको आदेशित करता है कि ये हमारा कैंडिडेट है तो आपको जो है इसके ऊपर जो है साथ लगना है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से जो साथ लगने वाली जो चीज है वो वाकई में नजर नहीं आती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो कमल निशान और मोदी, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हाथ का निशान है उसको देखा जा रहा है फिलहाल, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, लेकिन क्योंकि आला कमान के आदेश है, निर्देश है, तो ऐसे में कार्यकर्ता साथ में लगे हुए हैं। जी ठीक है, चलिए रवि, बहुत शुक्रिया आपका। रवि मल्होत्रा, आप उदयपुर से हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर कुंजन आचार्य जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ में अरुण टाक जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने इस चर्चा में शामिल करने के लिए बंसीलाल खटीक जी को भी आमंत्रित किया था, हालांकि वो किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए बीजेपी के नेता के तौर पर, लेकिन उनका भी बहुत शुक्रिया, वो शामिल नहीं हुए, वो अलग बात है। खैर, कुल मिलाकर उदयपुर लोकसभा सीट है, 13 लोकसभा सीटें जिन पर कि परसों यानी कि 26 अप्रैल को चुनाव होना है, उनमें से ये सीट भी शामिल है। और बड़ी बात यह कि यहाँ पर किसी भी स्थानीय व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, जो कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की जो दरी पट्टी होती है जाजम उसको बिछाता आया हो, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, बल्कि 2 पुराने अधिकारियों को, एक कलेक्टर रह चुके हैं, दूसरे आरटीओ के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो ऐसे में उन लोगों को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। अब जनता उनमें से किन को चुनती है, किन पर भरोसा जताती है, ये तो पता लग जाएगा 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी। ऐसे में किसकी किस्मत खुलेगी, आने वाला वक्त बता देगा। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।